हाँ जी, नमस्कार सभी को। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DSSB ट्यूब में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस के ही कुछ टॉपिक को। कल आपसे मैंने लाइव में कहा था कि कुछ नोट्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपके साथ शेयर करने हैं। जो इन्फॉर्मेशन अभी तक इससे पहले क्या था कि कुछ पार्ट्स में होती है, लेकिन कुछ डीप इंफॉर्मेशन होती है जो कई बार मिस हो जाती है। तो उन्हीं नोट्स को वापस से कंप्लीट करने के लिए वो जो बची हुई इंफॉर्मेशन है उसके साथ आपके सामने आया हूं और उम्मीद करता हूं कि ये वो इंफॉर्मेशन है जो अभी तक आपकी नजरों से बची हुई होगी। तो अगर आप ईवीएस के नोट्स बनाना चाहते हैं जो 2019 में आपके काम आएंगे, तो आपको क्या करना है, पूरे कंप्लीट इस वीडियो को एंड तक देखना है और समझना है जो चीजों को मैं समझाने वाला हूं आपको। तो ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको आवाज ठीक प्रॉपर तरीके से आ रही होगी। और शुरू करते हैं। आज हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे पर्यावरण को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करके समझेंगे। पहली कैटेगरी कौन सी होगी? पहली कैटेगरी होगी हमारी फिजिकल और दूसरी होगी हमारी बायोलॉजिकल। मतलब पहली कैटेगरी है हमारी भौतिक और दूसरी है हमारी जैविक। भौतिक जो हमारा पर्यावरण होता है उसको अच्छे तरीके से समझेंगे कि किस तरीके से उसे कैटेगराइज किया जाता है और एटमॉस्फेयर की कौन कौन सी लेयर हैं। जो आप लोग कई बार कहते हो कि सर एक वीडियो में पांचों लेयर को एक बार बता दो, इससे अच्छा कि एक एक क्वेश्चन पूछते रहते हो, इससे बढ़िया एक बार में बता दो। तो ठीक है, आज एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका जो भौतिक पर्यावरण है, जो आपका फिजिकल एनवायरनमेंट है, वो तीन टाइप से कैटेगराइज किया गया है। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। ठीक है, इस टाइप से इसे डिवाइड किया गया है। और कैसे? सॉलिड जो है वो है हमारा लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जिसको हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल। उसके बाद है लिक्विड। लिक्विड क्या है हमारा, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर को हम क्या कहते हैं, जल मंडल। उसके बाद है गैस। गैस क्या है हमारा, एटमॉस्फेयर, जिसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल। तो ये तीनों जो आप कह सकते हो तीनों श्रेणियां जो है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों जो कैटेगरी हैं उनको ये क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। मतलब सॉलिड क्या है, मिट्टी, पत्थर, ये सब आपके किस में आएंगे, स्थल में, मतलब लिथोस्फीयर में। उसके बाद लिक्विड क्या है आपका, हाइड्रोस्फीयर, मतलब आपका जलमंडल। तो जो भी पानी या जलराशियां जो भी होती हैं, जलराशि का मतलब है चाहे आपके नदी, तालाब, झरने या फिर समुद्र, जो भी है वो आपका किस में आएगा, जलमंडल में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके घर की छत पे रखी हुई टंकी भी उसमें आ जाएगी, ऐसा नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गैस। गैस मतलब एटमॉस्फेयर, मतलब वायुमंडल। तो जमीन से लेकर ऊपर तक जितना भी हमारे जहां भी वायु पाई जाती है उसको हम पूरे को क्या बोलते हैं, वायुमंडल। अब ये तो थी एक जनरल सी इंफॉर्मेशन। अब थोड़ा सा डीप चलते चलेंगे। लास्ट एक चीज बचती है बायोस्फीयर, जो इन सभी का क्या है, इंटरेक्शन है। मतलब ये सभी, ये तीनों मंडल जहां आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं या आपस में कोई ना कोई क्रिया इनकी एक दूसरे पर निर्भर होती है, तो उसे क्या कहते हैं, जैव मंडल, मतलब बायोस्फीयर। जहां भी जीव पाए जाएंगे, मतलब चाहे वो पानी में जीव पाए जाएं जिसे जलचर कहते हैं, या फिर जहां लिथोस्फीयर में जीव पाए जाएं, मतलब स्थल मंडल में पाए जाएं जिसे हम थलचर कहते हैं या स्थलचर कहते हैं, या फिर चाहे वो वायु में जीव पाए जाएं जिन्हें हम पक्षी कहते हैं, वो तीनों के तीनों जो भी एरिया बनेगा, बेल्ट बनेगी, उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक तो हमारी होगी जनरल इंफॉर्मेशन, बेस हो गया हमारी आज की क्लास का। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपने नोट्स की तरफ। 5 तरीके से आप अपने एटमॉस्फेयर को डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, 5 कौन कौन से वे हैं आपके? पहला है आपका ट्रोपोस्फियर, मतलब शोभ मंडल। शोभ मंडल क्या होता है? शोभ मंडल आपकी जमीन से लेकर, जहां आप खड़े हो वहां से लेकर 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक हो सकता है, आपको मिल सकता है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है इस पॉइंट की, वो सुनो। अगर आप ध्रुव के पास जाकर देखते हो, मतलब अगर आप पोल के पास जाकर देखते हो, ध्रुव के पास, तो आपको 8 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर दिखाई देगा या मिलेगा। ठीक है, दिखाई तो नहीं देता है, मिलेगा। लेकिन अगर आप इक्वेटर के पास आकर देखते हो, इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा आपकी जो होती है, अगर वहां आकर आप देखते हो तो आपको 18 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर मिलेगा, मतलब शोभ मंडल मिलेगा। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप नोट डाउन कर लो कि ट्रोपोस्फियर का क्षेत्र क्या है। आपको क्या देखने को मिलता है, 8 से 18, लेकिन 0 से 18 आपको देखने को मिलता है। लेकिन
वो 8 कहां है और वो 18 कहां है, वो आपकी समझने वाली बात है। तो ध्रुवों पर क्या होगा, पोल्स पर जो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव होता है वहां 8 किलोमीटर तक मिलेगा, और जो भूमध्य रेखा है उसके पास आपको 18 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर मतलब शोभ मंडल मिलेगा। शोभ मंडल जो होता है वो सीजन फील करता है, मतलब आपको फील कराता है सीजन। मौसम जितने भी होते हैं आप उनको सिर्फ और सिर्फ शोभ मंडल में फील कर सकते हो। अगर आप शोभ मंडल से बाहर चले गए, इनमें से किसी भी स्फीयर में चले गए, चाहे वो स्ट्रेटोस्फीयर हो, मीजो हो, आइनो हो या फिर एक्सो हो, किसी भी स्फीयर में चले जाओ, आपको पता ही नहीं चलेगा कि धरती पर अभी गर्मी चल रही है या बारिश चल रही है या ठंड चल रही है, कुछ नहीं फील होगा आपको। तो ये जो सीजन चेंज होते हैं, ये जो मौसम का बदलाव होता है, ये आपको सिर्फ शोभ मंडल में फील होगा। और कुल मिलाकर 65 से 70% जो भी आपकी वायु होती है वो सारी कहां मिलती है, आपको शोभ मंडल में मिलती है, मतलब ट्रोपोस्फियर में मिलती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज, यही वो आपका स्फीयर है जो आपके उस तापमान को मेंटेन करता है, उस टेम्परेचर को बैलेंस करता है जो आपके जीवित रहने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फियर, जिसे हम समताप मंडल कहते हैं। तो ये समताप मंडल जो है ये अब ट्रोपोस्फियर जहां भी खत्म होगा उसके बाद शुरू होगा और अगली 50 किलोमीटर तक चलेगा। और कुल मिलाकर यहाँ क्या चीजें आपको देखने को मिलती है, यहाँ आपको 2 चीजें देखने को मिलती है। 2 चीजें कौन सी? पहली चीज आपको यहाँ ओजोन देखने को मिलेगी। ओजोन का ही मैंने फॉर्मूला लिखा है O3, क्योंकि उसमें 3 मॉलिक्यूल होते हैं, 3 एटम होते हैं उसके एक मॉलिक्यूल में। तो ओजोन गैस क्या है? ओजोन गैस आपको यूवी रेज से बचाती है, ये तो आपकी पहली बात होगी। दूसरी बात, यहां क्या मिलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में आपको सल्फेट मिलते हैं। सल्फेट का क्या काम है यहाँ पर? सल्फेट का काम होता है आपकी बारिश में मदद करना। ठीक है, सल्फेट के कारण बारिश आती है, रेन होती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जो ओजोन है ये कहां से कहां तक होती है, तो 15 से 35 किलोमीटर तक आपको ये पाई जा सकती है। और जेट जो होते हैं हमारे, जेट प्लेन जो हमारे होते हैं वो इसी स्फीयर में चलते हैं, मतलब हमारे समताप मंडल में जेट प्लेन चलाए जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अनुकूलित जो दशाएं आप कह सकते हो, जो फेवरेबल कंडीशन आप कह सकते हो, वो यही देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये 2 आपके क्या हो गए, 2 स्फीयर आपके कंप्लीट हो गए। उसके बाद बात आती है मीजोस्फीयर की। मीजोस्फीयर मतलब आपका मध्य मंडल। मध्य मंडल कहां से शुरू होगा, जहां से स्ट्रेटोस्फीयर खत्म होगा उसके बाद 80 किलोमीटर तक ये रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको मान सकते हो, मध्य मंडल बोल सकते हो, क्योंकि 5 हैं तो बीच में कौन सा आता है, मीजो ही आता है, इस वजह से इसको क्या बोल दिया, मध्य मंडल बोल दिया। उसके बाद बात आती है आयनोस्फीयर की। आयनोस्फीयर या फिर आयन मंडल भी आप इसे कहते हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसकी क्या है कि यहाँ आयन पाए जाते हैं। आयन आप किन्हें बोलते हो, आयन बोलते हो जो विद्युत आवेशित कण होते हैं, मतलब जिन पर कोई ना कोई चार्ज होता है, जिन पर आवेश होता है, उन्हें आप कहते हो आयन। तो ये क्या है, 400 से 600 किलोमीटर तक ये पाई जाती है। ठीक है, कई बार आप 400 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई सुनोगे, कई बार 600 तक भी सुनोगे। उसके बाद जो बच गया वो सीधा एक्सोस्फीयर में है। एक्सोस्फीयर का क्या मतलब है कि उसके बाद सीधा जो बाह्य मंडल होता है, जहां आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा, जहां आपको सिर्फ 2 चीजें मिलेंगी। क्या चीजें मिलेंगी, देख लेते हैं। एक्सोस्फीयर मतलब बाह्य मंडल। बाह्य मंडल में क्या मिलेगा आपको, या तो हाइड्रोजन मिलेगी या तो हीलियम मिलेगी। ये 2 गैसेज आपको मिलेंगी वहां पर। हीलियम और हाइड्रोजन क्यों मिलती है यहां पर, ये एक सवाल है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हल्की गैस होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा हल्की गैस है तो सबसे ज्यादा ऊपर जाएगी, तो इस वजह से ऊपर इनकी भी मात्रा कम होती है, मतलब डेंसिटी बहुत कम है, लेकिन हाँ ये पाई जाती है। इसके अलावा एक और सवाल है कि ऑक्सीजन सिर्फ शोभ मंडल में ही सबसे ज्यादा क्यों मिलती है, जितना ऊपर जाओगे उतनी कम क्यों हो जाती है। तो जैसे हीलियम और हाइड्रोजन हल्की होती हैं, वैसे ही ऑक्सीजन भारी होती है, तो ये जमीन के ज्यादा पास पाई जाएगी। जितनी ऊपर जाओगे उतनी ज्यादा ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो डेंसिटी काफी कम होती है। कोई भी यहाँ वायु पाया जाना विरल होता है, मतलब थोड़ा सा रेयर होता है। अब और ज्यादा इंपॉर्टेंट देखो, 2 पार्ट थे इसके, ये पार्ट था, यहां थोड़ा सा इजी था, अब यहां थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आएगा। इससे पहले बायोलॉजिकल जो एनवायरनमेंट है उसमें मैं आपको बता देता हूं, प्लांट और एनिमल होते हैं,
तो उनको कुछ खास एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सभी के बारे में आपको पता है। एक को फ्लोरा कहते हैं, एक को फोना कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 क्या है, आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेटोपोज किसे कहते हैं। स्ट्रेटोपोज आपका वो एरिया है जो मीजोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में होता है। मतलब कहां होता है, ये देखो, ये मीजोस्फीयर हो गया, ये स्ट्रेटोस्फीयर हो गया, तो इसके बीच का जो एरिया होगा वो क्या होगा, आपका स्ट्रेटोपोज बोला जाएगा उसे। ठीक है, मध्य मंडल और समताप मंडल के बीच का एरिया स्ट्रेटोपोज बोला जाता है। नोट डाउन कर लेना। आगे अब आज की जो नोट्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि जो स्टेप्ड कट हिल होते हैं, मतलब सीढ़ी नुमा खेत आपने पढ़ा होगा, आपने किस में पढ़ा होगा, आपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा। सीढ़ी नुमा खेती क्या होती है, पहाड़ों को काट कर सीढ़ियों की तरह बनाया जाता है, उसके बाद उन पर खेती की जाती है ताकि मिट्टी का कटाव कम से कम हो और आपको थोड़ा सा फेवरेबल कंडीशन मिल जाए किसके लिए, कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। तो जो सीढ़ी नुमा खेती होती है वो क्या होता है, एक आर्टिफिशियल बायोम है, एक कृत्रिम बायोम है। जैसे आपसे एक सीटेट के एग्जाम में क्या पूछा गया था कि एक्वेरियम किस टाइप का उदाहरण है। एक्वेरियम जिसमें क्या होता है, आपके घर में एक ग्लास का कोई भी एक बॉक्स रख दिया, बड़ा सा या छोटा भी हो सकता है वो, उसमें कुछ मछलियां छोड़ दी, उसके पीछे कुछ पिक्चर लगा दी जिसमें आपको ऐसी फीलिंग आए कि हाँ ठीक है इसमें भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो वो एक्वेरियम क्या होता है, कृत्रिम बायोम होता है। तो उसी तरीके से जो आर्टिफिशियल बायोम का एक और एग्जाम्पल क्या है, एक और एग्जाम्पल है आपका स्टेप्ड कट हिल, मतलब सीढ़ी नुमा पहाड़ जो होते हैं वो। अब एक और बार वापस से आते हैं पहले वाले क्वेश्चन पर कि एक और सवाल आपसे पूछा गया था कि कृत्रिम बायोम का एक सटीक उदाहरण बताइए, और उसमें ऑप्शन दे दिया जाता था नदियां, तालाब, कुएं या फिर समुद्र, इस टाइप से दे दिया जाता था कुछ भी, तो उसमें से आप किसी एक को चूज करते थे। अब उसी तरीके से यहां क्या है, सीढ़ी नुमा पहाड़। ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं आपको अभी बताता हूं, क्योंकि अभी तक जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया वो हाइड्रोस्फीयर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया, मतलब जलमंडल को ध्यान में रख के पूछा गया कि कृत्रिम जलमंडल का कौन सा एग्जाम्पल होगा। लेकिन अब किससे पूछा जाएगा, लिथोस्फीयर से, मतलब कृत्रिम स्थल मंडल का आपको एग्जाम्पल बताना होगा। तो वो क्या होगा, स्टेप्ड कट हिल। अगर हाइड्रोस्फीयर के लिए पूछा जाए, जलमंडल से पूछा जाए, तो एक्वेरियम भी कह सकते हो, पॉन्ड भी कह सकते हो, जिसको हम तालाब कहते हैं। अगर लिथोस्फीयर से पूछा जाए, स्थल मंडल से पूछा जाए, तो आपको क्या बोलना है, स्टेप्ड कट हिल। मतलब वो सीढ़ियां जो है वो नेचर ने नहीं बनाई है, वो इंसानों ने काट काट के बनाई है अपने फायदे के लिए, ताकि वो वहां कृषि कर सके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। तो अभी कुछ टाइम पहले, अभी कुछ आधे घंटे पहले आपकी जो क्लास थी उसमें मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपको अलग से क्लास चाहिए तो बताओ इसकी। आप लोगों ने कहा हाँ सर हमें अलग चाहिए। तो कल आपको एनर्जी पिरामिड पर, देखो पिरामिड 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के कौन से होते हैं, पहला होता है आपका एनर्जी का पिरामिड, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा होता है, दूसरा आपका होता है बायोमास का, और तीसरा आपका किसका होता है, संख्या का, मतलब क्वांटिटी का आप बोल लो। तो ये 3 जो पिरामिड हैं ये आपके बिल्कुल अलग से एक अलग वीडियो में बताऊंगा, और उसमें शामिल कर दूंगा फूड चेन को, क्योंकि फूड चेन में भी मैंने ये देखा है कि आप लोगों को अच्छी खासी दिक्कत आती है। आपको कई बार ये नहीं पता चलता कि प्रथम श्रेणी में किसको रखना है उत्पादक की, द्वितीय श्रेणी में किसको रखना है, तो वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। लास्ट चीज देखते हैं, अगर आपसे कोई ये पूछे कि धरती पर सबसे डाइवर्स चीज क्या है, मतलब हमारी अर्थ पर सबसे ज्यादा विविधता कहां पाई किस चीज में पाई जाती है, तो उसका क्या आंसर होगा, कोरल रीफ में। कोरल रीफ एक ऐसा आप बोल सकते हो श्रेणी है जिसमें सबसे ज्यादा विविधता पाई जाती है। तो इस तरीके से आज की पूरी वीडियो थी, जिसमें कोशिश की कि आपके साथ जो मेरे नोट्स होते हैं उनका एक शॉर्ट फॉर्म आपके सामने प्रेजेंट करूं और आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए, ताकि जितना टाइम मैंने इसमें लगाया था वो टाइम आपका बच जाए। तो इसी तरीके से आगे भी कंटिन्यू करेंगे, एनसीईआरटी को भी स्पेशली टारगेट करेंगे। बस क्या करना है, आपको साथ बने रहना है, नोट्स बनाते रहने हैं, लाइक करते रहना है और शेयर करते रहना है। अगर लाइक नहीं करोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि बच्चों को सब आता है, खुद पढ़ लेंगे, मुझे एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है।
अगर मेरी तरफ से स्पेशल एफर्ट चाहते हो तो अपनी तरफ से एक छोटा सा एफर्ट, वो जो साइड में लाइक का बटन है उसे ब्लू कर दो और उसके बाद बेशक शेयर कर दो उसे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर कल वाली क्लास में, जो कब होगी आपकी, एक 7 बजे होगी, एक 8 बजे होगी। 7 बजे बैक टू स्कूल पर, 8 बजे DSSB ट्यूब पर। ये 2 हमारे चैनल हैं, दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि कई बार वहां अच्छी कंटेंट मिलते हैं, कई बार यहाँ अच्छे कंटेंट मिलते हैं। हालांकि कंटेंट दोनों ही अच्छे होते हैं, सिर्फ फर्क क्या है, 50% वहां मिलता है, 50% यहां मिलता है। तो अगर आप 100% चाहते हो तो दोनों को सब्सक्राइब करो। और हमारी एक और एप्लीकेशन है बैक टू स्कूल नाम से, BACK न्यूमेरिकल 2 और स्कूल, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, इसे डाउनलोड कर लो। क्या होगा इससे, मॉक टेस्ट, PDF, नोट्स जो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, आप पूछते रहते हो हमसे कि सर PDF कहां मिलेगी, तो यहां मिलेगी, डाउनलोड कर लो जल्दी से। लाइव क्लास की नोटिफिकेशन भी आपको इसी से मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं भाई आपको ठीक लगा होगा। मिलते हैं अब कल की क्लास में।